चार्ल्स डिकन्स के नोवेल ओलिवर ट्विस्ट में एक बार फिर ओलिवर जराइम पेशा अफराद के नरगे में फंस जाता है। आलमी अदब क्लासिक का तारुफी मुताला। मैं डॉक्टर नबील अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, लाहौर। ओलिवर ट्विस्ट को जब एक मुसीबत से छुटकारा मिलता है तो वो दूसरी मुसीबत में जा फंसता है। जब उसे 5 पाउंड और किताबें देकर भेजा जाता है एक पुरस्कून जगह से, वो जब निकलता है तो दूसरी मुसीबत में फंस जाता है। यानी उसे नैन्सी और बिलशेक दोनों पकड़ लेते हैं और पकड़ लेने के बाद फिर उसी मकाम पर ले जाते हैं जहां फैगन और उसके 2 शागिर्द यानी चार्ली बैट्स और आर्टफुल डॉजर मौजूद होते हैं। अब एक अंधेरे तारीक कमरे में ओलिवर ट्विस्ट को पकड़कर नैन्सी और बिलशेक ले जाते हैं और वहां उसका इस्तकबाल होता है। फैगन और उसके ग्रोह के लोग गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल करते हैं। इस तरह आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत में ओलिवर ट्विस्ट फंसता चला जाता है और हमें यह पता चलता है कि ये वो दुनिया है जिसे आज हम महजब दुनिया कहते हैं, कल्चर्ड दुनिया कहते हैं। यानी चार्ल्स डिकन्स ने अपने अहद की माशरती सूरत हाल, माशरती रवैयों को अपने नॉवेलों के जरिए एक्सप्रेस किया है। जाहिर है कि ओलिवर ट्विस्ट चार्ल्स डिकन्स का वो नॉवेल है जिसमें एक यतीम बच्चे की उन मुसीबतों और उन मसाइल को एक्सप्रेस किया गया है जो उसे यतीमी ही की हालत में एक यतीम खाने की जिंदगी से उनका आगाज होता है। चार्ल्स डिकन्स का जमाना 1812 में चार्ल्स डिकन्स पैदा होते हैं, 1870 में चार्ल्स डिकन्स की डेथ होती है। तो यही चार्ल्स डिकन्स का जमाना है और यही चार्ल्स डिकन्स का वो इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, बरतानिया है, जिस में वो पसमानदा लोगों की, गुर्बत ज़दा लोगों की जिंदगी को अपने नॉवेलों का मौजू बनाता है। चार्ल्स डिकन्स के नॉवेल अपने बयानिया के एतबार से तो सीधे स्वभाव के हामिल होते हैं, लेकिन उनके यहां किरदार बहुत सारे आते हैं। वो वाकईयत निगारी से काम लेते हैं। यही वजह है कि एक अगर ग्रोह है तो उस ग्रोह में काम करने वाले मुतअद्दिद किरदार हैं, तो वो मुतअद्दिद किरदार चार्ल्स डिकन्स के नॉवेलों में हमें देखने को मिलते हैं। ओलिवर ट्विस्ट के मुतअद्दिद किरदार और उनके नाम और उनके काम, किरदारों की श्रेष्ठ कैसी है, किरदार कैसे हैं, जाहिर है कि ये ओलिवर ट्विस्ट के मुतादिद किरदार हैं। मसलन जैसे उसका मरकजी किरदार ओलिवर ट्विस्ट है, मिस्टर बम्बल है जो यतीम खाने का मालिक है, इसी तरह मिस्टर सॉरबरी है, इसी तरह शार्लेट है, इसी तरह मिस्टर लॉकले है, इसी तरह आर्टफुल डॉजर है, इसी तरह फैगन है, डॉकिंस है, डॉकिंस जैक, चार्ली है, मिस्टर चार्ली बैट्स, मिस्टर ब्राउनलो है, बिलशेक है, मिसिस नेली, मिस रोज, मिस्टर गिल्स, डॉक्टर लॉसबर्न, मॉन्क्स, नैन्सी, मिस्टर बेडविन, मिसिस बेडविन, मिस्टर ग्रिनविग, टोबी क्रैकेट, मिस्टर ब्रिटल्स। ये वो किरदार हैं जो ओलिवर ट्विस्ट के मुतादिद किरदार हैं और इनकी सीरतों से भी हमें आगाह होने का मौका मिलता है जब हम चार्ल्स डिकन्स का नॉवेल ओलिवर ट्विस्ट पढ़ते हैं। इनके आमालो अफ़आल का भी पता चलता है, इनकी ज़हनी सूरत हाल का भी पता चलता है, इनकी नफ्सियात का भी पता चलता है और फिर इनके मुआशरे के अंदर तामीरी या तखरीबी पहलुओं का भी पता चलता है। यानी अगर कुछ किरदार तामीरी हवाले से मुआशरे के अंदर काम कर रहे हैं तो वो भी पता चलता है, और कुछ किरदार अगर तकरीबकार हैं जैसा कि हमें फैगन का पता चलता है, जैसा कि हमें आर्टफुल डॉजर का पता चलता है, जैसा कि हमें चार्ली बैट्स का पता चलता है, जैसा कि हमें नैन्सी का पता चलता है, जैसा कि हमें बिलशेक का पता चलता है। ये वो किरदार हैं जो तकरीबी अनासिर
की नुमाइंदगी करने वाले किरदार हैं। और इसी तरह हमें मिस्टर ब्राउनलो जैसे किरदारों का भी पता चलता है, जो रहम दिल किरदार हैं, जो इंसानों से मोहब्बत करने वाले किरदार हैं, जो इंसानों के काम आने वाले किरदार हैं, जो इंसानों के दुख दर्द को समझने वाले किरदार हैं। तो मजमूई तौर पर अपने कैरेक्टर्स के जरिए वो अपने समाज की सूरत हाल को एक्सप्रेस करता है। यानी चार्ल्स डिकेंस कहीं डेप्थ में नहीं जाता कि एक वाकया हुआ है, एक ग्रोह है, फैगिन का ग्रोह है, वो चोरी क्यों करते हैं, वो जेब कुतरे क्यों हैं, वो डाका क्यों डालते हैं, वो उन मुहरकत तक नहीं पहुंचता कि उनके मसाइब व मसाइल क्या हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वाकईयत निगारी से काम लेता चला जाता है। इस लिहाज से अगर कहा जाए तो चार्ल्स डिकेंस के नोवेलों के कैरेक्टर्स, किरदार अपने औसाफ के एतबार से, अपनी जिहाद के एतबार से, अपने मुतादिद पहलुओं के एतबार से, अपनी वाकईयत निगारी के एतबार से, वो जो किरदार चार्ल्स डिकेंस के नोवेलों में आते हैं, हमें यह पता चलता है कि वो सारे के सारे किरदार ऐसे हैं जो स्पॉट अंदाज के किरदार हैं, राउंड कैरेक्टर्स नहीं हैं। स्पॉट कैरेक्टर्स महसूस होते हैं। वो इसलिए कि उनकी जिंदगी में किसी बड़े इंकिशाफ के बाद कोई तब्दीली ही नहीं आती, कोई बड़ा वाकया ही नहीं होता उनकी जिंदगी में। लिहाजा उन्हें हम अगर ये कहें कि वो स्पॉट किरदार हैं तो शायद गलत ना हो। ओलिवर ट्विस्ट नैन्सी और बिलशेक के जरिए दोबारा ओलिवर फैगन के पास पहुंचता है। फैगन और उसके ग्रोह ने गर्मजोशी से ओलिवर का इस्तकबाल किया। फैगन की अय्यारी की सूरत हाल की चार्ल्स डिकेंस ने अपने अंदाज से अक्कासी की है। आर्टफुल डॉजर और चार्ली बैट्स ने ओलिवर का लिबास देखा। जाहिर है कि मिस्टर ब्राउनलो ने वो नया लिबास उसे दिया था और उसके हाथ में यानी ओलिवर ट्विस्ट के हाथ में किताबें देखने के बाद चार्ली बैट्स और आर्टफुल डॉजर ने उसका उड़ाया मजाक। फैगन ने अपने हाथ मलते हुए अय्यारी से मुस्कुराते हुए कहा। जब ओलिवर ट्विस्ट दोबारा से फैगन के वहां बिलशेक और नैन्सी के जरिए पहुंच जाता है तो क्या है कि अय्यारी के साथ, मक्कारी के साथ फैगन ने उसको खुशामदीद कहा। मुझे तुम्हें दोबारा देखकर खुशी हुई, तुम बहुत अच्छे नजर आ रहे हो, प्यारे लगे। तुम सब कुछ क्यों नहीं बताते कि तुम कहां से आ रहे हो? अगर हम सबको ये पता चल गया तो तुम्हें खाने में अच्छी अच्छी चीजें देंगे। यानी मतलब तुम कहां से आ रहे हो। अब वो उसके अंदर का डर है, खौफ है, वो ये भी जानना चाहता है कि उसने किसी को इनके ठिकाने का तो नहीं बता दिया। यह सुनकर डॉजर और चार्ली हंसने लगे। डॉजर ओलिवर के करीब आया। डॉजर ओलिवर के करीब आया। फैगन उसके सूट की तरफ देखो। अब डॉजर कहता है फैगन उसके सूट की तरफ देखो और इसकी किताबें देख। बिल्कुल एक छोटा सा शरीफ आदमी लग रहा है। अब जाहिर है अब बदमाशों के गैंग में एक बच्चा जो है जब इस तरह के हुलिये में हो तो वो यही कहेंगे कि ये एक छोटा सा जो है शरीफ आदमी लग रहा है। जाहिर है उसकी उम्र जो है वो कम थी ओलिवर ट्विस्ट की। ये कहकर उसने 5 पाउंड का नोट ओलिवर की जेब से निकाल लिया। फौरन फैगन ने उसे झपट कर छीन लिया। अब क्या है कि उसके पास जो 5 पाउंड का नोट था वो आर्टफुल डॉजर जो है उसकी जेब से निकाल लेता है और फैगन झपट कर जो है वो 5 पाउंड का नोट उससे छीन लेता है। बिलशेक गर्राया, फैगन ये मेरा है। अब जाहिर है कि अब ये जो सेंस ऑफ पोजेशन है, ये जो दौलत है, ये जो पैसा है, ये जो मेरी है, ये जो मिल्कियत है, इस पर भी तो लड़ाई होती है ना, चाहे जो है शरीफ लोग हो, चाहे जो है माशरे के बदमाश लोग हो। अब यहां क्या है कि बिलशक जो है वो घबराया, नहीं मेरे दोस्त ये मेरा है, तुम किताबें ले सकते हो। अब क्या है कि फैगन कहता है कि ये 5 पाउंड का नोट मेरा है, ये किताबें तुम ले लो, ये मुझे दो, मैं तुमसे कहता हूं चालाक बूढ़े चोर। ये कहते हुए बिलशक ने नोट छीन लिया। उसने फैगन से कहा तुम किताबें ले सकते हो, यानी अब नोट जो है वो बिलशक ने उसे छीन लिया है और कहा कि किताबें तुम रख लो। नहीं नहीं, ओलिवर चीखा, ये एक शरीफ आदमी की है, वो इतना अच्छा है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका, मेहरबानी करके किताबें और पैसे उसको वापस भेज दो। अब ये है कि वो बुरे लोगों में भी अब अच्छाई का उसके ज़हन में एक तस्वुर मौजूद है, वो अच्छाई करना चाहता है, वो बुराई के रास्ते पर नहीं जाना चाहता। चाहे मुझे यहां
रख लो, मेहरबानी करके ये सब वापस भेज दो। नहीं तो वो ये सोचेगा कि मैं चुरा कर भाग गया हूं, और उसके साथ वो मेहरबान बूढ़ी औरत भी। यानी अब मिस्टर ब्राउनलो और उसकी मिसेज जो है वो ये सोचेंगे कि ये लड़का जो है ये अच्छा लड़का नहीं है, ये किताबें और पैसे चुरा कर भाग गया है। यही वजह है कि ओलिवर ट्विस्ट जो है अपने माफी ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए, अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए वो ये बात करता है, अपने माफी ज़मीर का इजहार इस अंदाज से करता है कि वो दोनों जो हैं वो अच्छे और नेक लोग हैं, लिहाजा उनकी किताबें उनको और उनके पैसे उनको वापस कर दो। वो मुबादा ये समझेंगे कि ओलिवर ट्विस्ट चोर है और वो चुरा कर ये चीजें भाग गया है। आहा आहा आहा, फैगन ने अपने हाथ मलते हुए और हंसते हुए कहा, तुम सही कहते हो मेरे दोस्त। वो जरूर सोचेंगे कि तुम चोरी करके भाग गए हो। आहा आहा। फैगन ने दरअसल उस पर तंज किया है, उसका मजाक उड़ाया। फैगन और उसके ग्रोह के लोग कहकहे मारकर हंसने लगे। अचानक ओलिवर को वो पागलों की तरह कूदकर भागा, कमरे से भागा, बचाओ बचाओ, वो खौफ से चिल्लाया। अब क्या है कि ओलिवर असल में उस ग्रोह का, उस गैंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वो उस मिजाज का, उस मजाक का इंसान नहीं है कि वो उन चोरों का हिस्सा बने। वो खौफ से चिल्लाया। फैगन, डॉजर और चार्ली बैट्स उसके पीछे भागे। जब बिलशक उसके पीछे जाने लगा तो नैन्सी खौफ से चिल्लाई, कुत्ते को पकड़े रहो वरना ये लड़के को फाड़ डालेगा। बिलशक गर्राया, इसको सीधा करता हूं। नैन्सी ने उसको रोकने के लिए पकड़ा। जाहिर है कि नैन्सी जो है वो बिलशक से मोहब्बत करती थी, लेकिन बिलशक नैन्सी से उस तरह से मोहब्बत नहीं करता था। तुम लड़के को मार दोगे। नहीं नहीं, वो चिल्लाई, मैं इसको इस तरह मारूंगा जैसे। बिलशक गर्राया। उसी वक्त फैगन और उसके दोनों शागिर्द ओलिवर को घसीटते हुए लाए। फैगन ने कहा, अच्छा तुम भागना चाहते थे मेरे दोस्त, शायद तुम पुलिस को खबर करना चाहते थे। तुम्हें सबक देना चाहिए मेरे छोटे उस्ताद, अब तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। अब क्या है कि एक जो ग्रोह है उनको खौफ है और वो अपने खौफ की वजह से इस तरह सोच रहे हैं। जाहिर है कि उनकी इस तरह की नफ्सियात बन चुकी है। फैगन ने एक भारी लकड़ी उठाकर उसके मारी। जब दोबारा मारने के लिए हाथ उठा रहा था तो नैन्सी उस पर झपटी, उसके हाथ से लकड़ी लेकर आग में फेंक दी। उसने खौफ से कहा, लड़के को अकेला छोड़ दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद पुलिस स्टेशन जाऊंगी और सब बातें बताऊंगी, जिससे तुम्हें फांसी हो जाएगी। चालाक बूढ़े शैतान। अब नैन्सी जो है एक लिहाज से फैगन को धमकी देती है, होश में आओ नैन्सी मेरी दोस्त, हमें महज़ब अंदाज से बोलना चाहिए, तहजीब से। तहजीब? तुमसे तहजीब? तुमने मुझे चोर बनाया जब मैं उस लड़के की उम्र से भी आधी थी। 14 साल से मैं गलियों में तुम्हारे लिए चोरी कर रही हूं। अब ये है कि जिस तरह एक बच्चे को जिस तरफ लगा दिया जाए वो उस तरफ जो है वो चल पड़ता है, अगरचे बच्चे की सरिश्त में ये चीजें मौजूद नहीं होती कि वो चोर बने। लेकिन चूंकि वो ऐसे सरगने का हिस्सा बन गया है, ऐसे ग्रोह का हिस्सा बन गया है, लिहाजा वो उसी तरह करता चला आता है जिस तरह उसकी ट्रेनिंग हो चुकी होती है। जिस तरह नैन्सी ने बताया कि मैं तो इस लड़के से भी आधी उम्र की थी जब फैगन ने उसको चोर बना दिया। अच्छा, अगर तुम ऐसा करती हो तो इसमें तुम्हारी जिंदगी है। यानी वो उसे कहता है कि अगर तुम ऐसा करती हो तो यही वजह है कि तुम्हारी जीने का सामान इसमें मौजूद है। मेरी जिंदगी? हाँ, ये गंदी और ठंडी गलियां मेरा घर है। तुमने मुझे इसमें डुबो दिया है और इस वक्त तक तुम मुझे उनमें रखोगे, उस वक्त तक तुम इनमें मुझे रखोगे जब तक मुझे मौत ना आ जाए। अब वो क्या कहती है? नैन्सी कहती है कि तुम मुझे जो है वो इसी तरह मुक़य्यद करके, कैद करके इन गंदी तारीख गलियों में रखोगे, ठंडी गलियों में रखोगे जब तक कि मेरी जिंदगी का खात्मा नहीं हो जाता। फैगन ने हाथों को मलते हुए अय्यारी से मुस्कुराते हुए कहा। अब क्या है कि ये मंजर कशी जो है ये भी खूब करना आती है चार्ल्स डिकन्स को। अगर तुमने इससे ज्यादा कहा तो मैं उससे भी बुरा हो जाऊंगा मेरी दोस्त। नैन्सी ने खौफ से चीख मारी, फिर वो फैगन के ऊपर झपटी जैसे वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगी।
बिलशक ने उसकी कमर पकड़कर घसीटा और चीख कर कहा, अपना मुंह बंद करती है या मैं करूं। उसने एक घूंसा नैन्सी के चेहरे पर मारा, एक घूंसा और मारा, फिर उठा कर गरीब को कमरे के कोने में फेंक दिया। यानी नैन्सी को खामोश करवा दिया गया और ओलिवर को उठाकर एक तारीख से कमरे में डाल दिया गया जहां वो बेहरकत पड़ी रही। अब क्या है कि नैन्सी को भी एक तारीख कमरे में घूंसे मारकर फेंक दिया गया जहां वो एक तारीख कमरे में, अंधेरे कमरे में पड़ी रही। फैगन ने अपने माथे से पसीना पूछा। अब जाहिर है कि ये ऐसी दुनिया है, क्राइम की दुनिया है, जराइम की दुनिया है, जराइम पेशा लोगों की दुनिया है। क्या है कि वो अपने साथी को मार तो देंगे लेकिन उसको आजादी नहीं देंगे। क्यों आजादी नहीं देंगे? उनको ये खौफ होता है कि ये कहीं जाकर कानून बनाने वाले इदारों को ना खबर कर दें, पुलिस को ना बता दें या किसी को ना बता दें, लिहाजा वो अपने खौफ से उसको मार तो देंगे लेकिन उसे आजादी नहीं देंगे। फैगन ने अपने माथे से पसीना पूछा, फिर वो चार्ली बैट्स की तरफ मुड़ा। चार्ली मेरे दोस्त, ओलिवर को सोने के कमरे में ले जाओ। ओलिवर जब चला गया तो चार्ली बैट्स ने पूछा, मेरे ख्याल में कल इसके बदन पर यह नया सूट नहीं होना चाहिए। यकीनन नहीं, इसे मेरे पास लाना, मैं इसकी ज्यादा हिफाजत करूंगा, फैगन ने अपने हाथों को मलते हुए कहा। अब क्या है कि उन्हें यह भी रवा नहीं है, यह भी अच्छा नहीं लगा। चार्ली बैट्स ने हसद के साथ ये कहा है कि ये जो नया सूट पहने हुए है जो मिस्टर ब्राउनलो ने उसे लेकर दिया था ओलिवर को, तो उसकी ये ख्वाहिश है कि नेक्स्ट ये सूट भी वो ना पहने। और फैगन चार्ली बैट्स की बात से इत्तेफाक करता है। जाहिर है कि ये उस मुआशरे के रवैये हैं जो मजमूई तौर पर चार्ल्स डिकन्स के चीदा चीदा किरदारों के अंदाज में ओलिवर ट्विस्ट ऐसे नॉवेल में जलवागर होते हैं। बिलशक ओलिवर को एक घर में डकैती के लिए अपने हमराह ले गया। ओलिवर को कई रोज तक शीलन ज़दा कमरे में रखा गया। फैगन ने ओलिवर को बता दिया कि उसे बिलशक के पास जाना होगा और कहा, अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। नैन्सी और बिलशक ओलिवर को अपने साथ ले जाते हैं। जब बिलशक उसे अपने साथ डाका डालने के लिए ले जाता है तो ओलिवर बनता है गोली का निशाना। बिलशक ओलिवर को एक घर में डाका डालने के लिए ले गया। जाहिर है कि ये ग्रोह जराइम पेशा लोगों का ग्रोह है और ये अक्कासी करता है 1802 से लेकर 1870 के दरमियान में यूनाइटेड किंगडम की मुआशरती जिंदगी की या पसमानदा लोगों की जिंदगी की अक्कासी करता है। ओलिवर को शीलन ज़दा तारीख कमरे में कई दिन तक रखा गया। एक सुबह फैगन ने उसे कहा, आज रात बिलशक के घर ले जाया जाएगा। अब क्या है कि एक तो वैसे ही सर्दी पड़ती है यूरोपियन ममालिक में और फिर ऊपर से एक बच्चा है ओलिवर ट्विस्ट, उसको शीलन ज़दा कमरे में रखा गया। जाहिर है यानी मतलब सेम है, थोर है, दीवारें गीली गीली सी हैं और उस कमरे में ठंड ज्यादा पड़ेगी। वहां रहने के लिए जनाब, ओलिवर ने डरते हुए पूछा। अब जब फैगन कहता है कि तुम्हें जो है वो बिलशक के साथ जो है भेज दिया जाएगा तो ओलिवर जो है वो खौफ के आलम में पूछता है, मैं तुम्हें सिर्फ बिलशक की मदद के लिए भेजूंगा, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, तुम हमारे दोस्त रहोगे, साथ रहोगे, डरो मत। अब क्या है, जाहिर है वो छोड़ते भी कहां है। जराइम पेशा दुनिया में अगर एक बंदा चला जाता है तो वो फिर मरकर ही वहां से बाहर निकलता है या तकदीर उसका साथ दे तो वो वहां से भाग जाए तो भाग जाए, बसूरते दीगर जो है वो उसका हिस्सा ही रहता है। वो उसको कहां छोड़ते हैं, वो उसको जराइम की दुनिया में रखते हैं। वो डाका, चोरी और इस तरह के काम करने के लिए जो है उसको अपना साथी बनाए रखते हैं। फैगन ने अयारी से मुस्कुराते हुए लड़के को बताया। ओलिवर ने कपाते हुए पूछा, मुझे वहां क्या करना होगा? यानी बिलशक के साथ अगर मुझे भेज रहे हैं तो मुझे वहां क्या करना होगा? ये वो मुकालमात है चार्ल्स डिकन्स के जो बहुत ही सीधे स्वभाव में, बहुत ही सादा पैराए में लिखे गए हैं और ये भी दरअसल एक तरह से पसमानदा लोगों की और जराइम पेशा अफराद की दुनिया की अक्कासी करते हैं। यानी हमें चार्ल्स डिकन्स की ज़बान में जो सादगी और सलासत नज़र आती है, इसकी
एक ही वजह समझ में आती है कि वो जिस तरह के किरदार को लेता है, जिस तरह के किरदार को मुंतखब करता है अपने मुआशरे के रवैयों की अक्कासी के लिए, वो चूंकि पसमानदा है, मफलूकुल हाल है, यतीम है, इसलिए उसकी ज़बान भी फिगरेटिव लैंग्वेज नहीं है, शाइस्ता लैंग्वेज नहीं है, रिफाइंड ज़बान नहीं है, शाइस्ता ज़बान नहीं है। जाहिर है कि उसकी ज़बान में भी वो आमियानापन जो है वो झलकता है। कोई सवाल न करो, खामोशी से सुनते रहो, बिल तुम्हें बताएगा, वो आज रात तुम्हें लेने आ रहा है, आप खामोशी से इंतजार करो। मेरे दोस्त, होशियार रहना, बेशक एक झगड़ालू आदमी है, अगर तुमने उसके लिए कोई परेशानी पैदा की तो वो तुमको मार डालेगा, चाहे कुछ भी हो। अब क्या है, उसे मजीद जो है वो खौफजदा कर दिया गया है। फैगन ने उसे डरा दिया है कि बेशक जो है एक झगड़ालू आदमी है, उसके साथ अगर तुमने कोई ऐसा काम किया, यानी परेशानी वाला काम किया, उसके लिए कोई परेशानी पैदा की, तो वो क्या करेगा, वो तुम्हें मार देगा। तुम अपना मुंह बंद रखोगे और वही करोगे जो बिल कहेगा, इस बात को याद रखना। यानी उसको खामोश करवा दिया गया है और उसे एक रिपोर्ट बना दिया गया है कि तुमने वही करना है जो तुम्हें वो बिल शेक कहेगा। रात को ओलिवर अकेला बैठा हुआ मोमबत्ती को देखते हुए कुछ सोच रहा था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। ओलिवर का दिल धड़कने लगा। उसने थरथराते हुए पूछा, कौन है? मैं हूं, नैन्सी। नैन्सी जल्दी से अंदर आई, जो मुर्दे की तरह पीली लग रही थी। उसने कहा, बिल ने मुझे भेजा है, आओ। ओलिवर, हम नहीं रुक सकते, बिल हमारा इंतजार कर रहा है, वो मुझसे क्या चाहता है। अब क्या है कि नैन्सी को वो लेने के लिए भेजता है कि नैन्सी जाओ और जाकर जो ओलिवर को लेकर आओ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, उसने अपनी गर्दन फेर कर कहा। जब नैन्सी उसको लेकर गली से गुजर रही थी, अचानक ओलिवर के दिल में ख्याल आया कि वो भाग जाए। नैन्सी ने उसका इरादा भांप लिया। उसने कहा, ओलिवर, अगर तुम सीधी तरह नहीं चलोगे तो बिल मुझे दोबारा मारेगा। देखो उसने पिछली रात को मेरे साथ क्या सलूक किया है। उसने अपनी गर्दन और बाजुओं पर पड़े चोट के नीले और काले निशान दिखाए। उसने कहा, आओ ओलिवर, जल्दी जल्दी चलो। अब क्या है कि बिल शेक ने जो है नैन्सी को मारा है। नैन्सी अपनी गर्दन और बाजुओं को दिखा रही है और यहां हमें यह पता चलता है कि बिल शेक जो है वो जराइम पेशा दुनिया का एक ऐसा किरदार है जो ब्रूटल है, जो नास्ती है, जो जदोकोब करने वाला है, जो तशद्दुद करने वाला है, यानी एक औरत का भी ख्याल नहीं रखता। अब नैन्सी क्या है कि नैन्सी जो है वो ओलिवर को वो निशान दिखाती है, अपनी गर्दन पर बाजुओं पर पड़े चोट के निशान। नैन्सी ने उसका हाथ पकड़कर एक गाड़ी की तरफ इशारा किया, फिर उसने ओलिवर को खींचकर अपने साथ अंदर बिठा लिया। गाड़ी बान ने अपने घोड़ों को हाँका और तेजी से बिल शेक के घर की तरफ चल पड़ा। बिल ने पहला सवाल पूछा, क्या लड़का आसानी से आया है? बिल्कुल भेड़ के बच्चे की तरह से नैन्सी ने उसको बताया, यानी बिल्कुल आराम के साथ आया। इंसान का बच्चा ही नहीं लगा जो अपने दिमाग से काम लेता, बिल्कुल जानवर के बच्चे की तरह आया है, यानी सीधा चलता आया है। अगर ये नहीं आता, शेक ने अपनी पिस्तौल उठा ली जो मेज पर रखी थी। क्या तुम जानते हो ये क्या है? हाँ जनाब, शेक ने उसके सर पर निशाना लगाकर कहा। मेरी बात सुनो, तुम मेरे साथ बाहर जाओगे। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा भेजा बाहर निकाल दूंगा, समझ गए? यानी अब उसने उसे जो है ये तंबीह कर दी है, उसे आगाह कर दिया है कि तुम मेरे साथ बाहर जाओगे और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। हाँ जनाब, ओलिवर ने खौफजदा होकर कहा। शेक नैन्सी की तरफ मुड़ा और हुक्म दिया, अब हमारे लिए कुछ खाना लाओ। अगली शाम वो ओलिवर को शहर से बाहर ले गया। जब वो गए तो अंधेरा हो चुका था और सख्त बारिश हो रही थी। वो कच्ची सड़कों और गलियों से गुजर रहे थे। आखिरकार वो एक सुनसान मकान में पहुंचे। मकान की खिड़कियों से कोई रोशनी बाहर नहीं आ रही थी। ऐसा मालूम होता था कि मकान के अंदर कोई मौजूद नहीं है। शेक ने दरवाजे पर लात मारी। टोबी क्रैकेट, एक नया किरदार अब यहां आन पहुंचता है, जिस से क़ारीन का साबिका पड़ता है। हमारे लिए लालटेन लाओ, वो चिल्लाया। टोबी क्रैकेट एक लालटेन ले आया। उसने लालटेन शेक को दी और खुद अंधेरे कमरे में चला गया जहां आग जल रही थी और धुआं फैल रहा था। आहा, उसने मुतमईन होकर खुशी से कहा। किसने? टोबी क्रैकेट ने। तुम लड़के को ले आए, मैं देखता हूं। उसने ओलिवर को ऊपर से नीचे तक देखा।
इसका कद हमारे मतलब के लिए ठीक है। उसने शेख से कहा, बिलशक ने कहा, मुझे पीने के लिए कुछ दो। क्या सब कुछ तैयार है? तैयार। टोबी क्रैकेट ने 2 पिस्तौलें अपनी जेब से निकाली। उसने कहा, चलो हमें वक्त जाए नहीं करना चाहिए, मैंने मकान को अच्छी तरह देख लिया है, वो सब घंटों से सो रहे हैं। शेख ने ओलिवर का एक हाथ पकड़ा, टोबी क्रैकेट ने दूसरा, फिर दोनों चोर ओलिवर को बीच में लेकर चलने लगे। यानी अब जो है वो टोबी क्रैकेट और उसका साथी जो है बिलशक, वो चोरी के लिए अब क्या करते हैं कि ओलिवर को दोनों दरमियान में कर लेते हैं और चल पड़ते हैं। तकरीबन आधा मील चलने के बाद वो एक बड़े मकान के पास पहुंचे जिसकी दीवारें बहुत ऊंची थी। अब क्या है कि ये वो मुशाहिदा है, ये वो बारीक बीनी है, ये वो अमीक मुशाहिदा है, ये उसकी नजर की वुसअत है, गहराई है कि वो जुजियात में भी कमाल रखता है। बिल्ली की तरह टोबी क्रैकेट दीवार के ऊपर चढ़ गया। शेख ने ओलिवर को उठाया, फिर टोबी ने उसको दीवार के ऊपर खींचा, फिर वो दीवार की दूसरी तरफ घास पर कूद गए और तीनों मकान की तरफ रेंगने लगे। अब जाहिर है कि वो उमूमी सूरत हाल है कि एक चोर जो है या चोरों का ग्रोह जो है वो किस तरह से मतलब दीवार फांद कर किसी के घर में दाखिल होते हैं। तो वो सारी जो है वो मंजर कशी या सारी जुजियात निगारी जो है यहाँ की गई है। अचानक ओलिवर की जबान से आह निकल गई। उसकी समझ में आ गया कि दोनों आदमी डाका डालने जा रहे हैं और उसे भी चोरी के लिए लाए हैं ताकि वो चोरी में उनकी मदद करे, शायद किसी का कत्ल। अब क्या है कि असल में ओलिवर चोर नहीं है, चोरों की दुनिया से उसका ताल्लुक नहीं है, लिहाजा उसके ज़हन में वो पूरा नक्शा, वो पूरी सूरत हाल घूम जाती है। लिहाजा वो ये जान लेता है या उस सूरत हाल से आगाह हो जाता है। यह सोचकर गरीब लड़का बेहोश होने लगा। उसकी टांगों ने जवाब दे दिया और वो घास पर गिर गया। शेख ने खबरदार किया, उठो, जल्दी उठो, वरना मैं तुम्हारा भेजा बाहर निकाल दूंगा। अब क्या है कि शेख जो है उसे अब डरा रहा है। ओलिवर ने दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे जाने दो, मेहरबानी करके मुझे जाने दो। शेख उसको गोली मारने वाला ही था कि टोबी क्रैकेट ने उसका पिस्तौल छीनकर कहा, तुम बेवकूफ हो, क्या तुम जानते हो कि सब लोग जाग जाएंगे? उसने ओलिवर को पकड़कर कहा, आते हो या फिर मैं तुम्हारे सर पर मारूं? तीनों मकान की तरफ बढ़ने लगे। टोबी क्रैकेट ने इशारा करके कहा, बिलशक वहां एक खड़ी खिड़की है जो छोटी है और जमीन से तकरीबन 6 फीट ऊंची है। बिलशक ने ओलिवर के कान में कहा, तुम उस खिड़की के जरिए अंदर जाओगे। फिर शेख ओलिवर को उठाकर टोबी की पीठ पर चढ़ गया। पहले खिड़की में अपने पैर रखो, फिर सीधे चलते रहो, जब दरवाजा सामने आ जाए तो उसको हमारे लिए खोल दो। अब जाओ और कोई आवाज ना हो, समझ लिया? उसने ओलिवर को धक्का दिया। ओलिवर आगे बढ़ा। उसने अपने दिल में सोचा, मैं सीने के ऊपर चढ़ जाऊं, चढ़कर भाग जाऊंगा। ये वो सूरत हाल है, ये जो जुजियात निगारी है वो करता है चार्ल्स डिकन्स कि किस तरह जो है वो प्लान बनाते हैं, किस तरह जो है वो एक दीवार को फांदने का सिलसिला शुरू करते हैं। लिहाजा ओलिवर क्या है, वो ये प्लान बार बार कर रहा है कि वो किसी तरह यहां से भाग निकले, लेकिन शेख ने उसको पिस्तौल का निशाना बनाए रखा। अगर तुमने कोई हरकत की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, यानी अगर तुमने भागने की हरकत की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जाहिर है उनको एक डर तो था, एक खौफ तो था, एक अंदेशा तो था कि ये भाग सकता है। उसने गुस्से से कहा। ओलिवर ने अभी एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि अचानक शेख के चिल्लाने की आवाज आई, वापस आओ जल्दी। ओलिवर ने अपने सामने रोशनी में देखा, 2 आदमी नीम बरहना बंदूक पकड़े थे। ओलिवर खिड़की में वापस कूद गया। धमाका, किसी ने फायर किया था। शेख ने उसका कॉलर पकड़कर खींचा, फिर उसको अपने बाजू में उठाकर तेजी से भागने लगा। ओलिवर के गोली लगी थी। वो बेहरकत शेख के बाजू में झूल रहा था। वो ये भी नहीं जानता था कि दोनों चोर किस तरह उसको अहाते से बाहर लाए थे। जाहिर है कि ये वो नफ्सियात है जिस की तरफ चार्ल्स डिकन्स अपने क़ारीन को लेकर जाते हैं। 1802 से लेकर 1870 के दरमियान के यूनाइटेड किंगडम के मुआशरती रवैयों से आगाह करते हैं कि किस तरह की वहाँ की समाजी जिंदगी थी और किस तरह के किरदार थे। और अब यहाँ क्या है कि एक वो बच्चा जो चोर नहीं है, जिसकी सरिश्त में
चोरी करना नहीं है, जो अपनी सृष्टि के एतबार से वफादार इंसान है, नेकी का जज्बा रखने वाला इंसान है, अब उसको जो है गोली लग चुकी है, उसके साथ एक तरह से एक अलमिया या अलमियाती सूरत हाल से वो दो चार है। ओलिवर को एक खाई में फेंक दिया गया, छोड़ दिया गया। बिल शेक और टोबी क्रैकेट डाके के बाद भाग निकले। नॉवेल में मजीद किरदार ज़हूर करते हैं। शेक अंधेरे में भागा जा रहा था, उसके पीछे कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। जाहिर है कि अब मालिक जहां डाका डालने गए थे वो जाग चुके हैं और वो उनके पीछे पीछे हैं और वो भाग रहे हैं इस खौफ से कि कहीं पकड़े ना जाएं। अब जो है वो बिल शेक भी भाग रहा है और उसका दोस्त जो है टोबी क्रैकेट वो भी भाग रहा है। टोबी भागा जा रहा था। रुको रुको, बिल शेक ने चिल्लाकर टोबी क्रैकेट से कहा, इस लड़के को सहारा देने में मेरी मदद करो। यानी ओलिवर ट्विस्ट जो है जिसके गोली लगी हुई है, अब बिल शेक चाहता है कि इसको भी साथ लेकर जाए, उस लड़के के सहारे इस लड़के को सहारा देने में मेरी मदद करो। टोबी क्रैकेट बगैर जवाब दिए भागता रहा। रुक जाओ वरना मैं तुम्हारी कमर में गोली मार दूंगा। अब क्या है कि वो चूंकि जिंदा है, अगर वो मर चुका होता तो उसको वहीं जो है वो फेंक कर छोड़कर भाग जाते, लिहाजा अपनी वो जान बचाकर चले जाते। चूंकि वो जिंदा है इसलिए उसको साथ लेकर जाना चाहते हैं। तो टोबी क्रैकेट रुक गया, लड़के को छोड़ दो। वो असल में अपनी कोई निशानी पीछे छोड़कर नहीं जाना चाहते। टोबी क्रैकेट रुक गया, लड़के को छोड़ दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये हमें पकड़वा देगा। अब टोबी क्रैकेट के ज़हन में खौफ है कि अगर इसको न छोड़ा तो ये हमें पकड़वा देगा। शेक ने बेहोश लड़के को एक खाई में लटा दिया, फिर दोनों एक बाढ़ कूद कर भाग गए, यानी एक फसील कूद कर दोनों भाग गए। बड़े मकान के दो नौकर चोरों के पीछे आ रहे थे। उनमें से एक का हेड जिसका नाम मिस्टर ग्लिस था, दूसरा जो उसके पीछे काम करता था उसका नाम मिस्टर ब्रिटल्स था। अब यहां मिस्टर ग्लिस और मिस्टर ब्रिटल्स अभी दाखिल हुए हैं, यानी जाहिर है बड़े मकान के ये दो नौकर हैं, मुलाजिम हैं। अभी बहुत देर नहीं हुई थी कि वो रुक गए। मेरा ख्याल है कि हमें वापस घर जाना चाहिए, मोटे आदमी मिस्टर ग्लिस ने बगैर सांस लिए कहा। मैं तुम्हारी बात से इत्तिफाक करता हूं मिस्टर ग्लिस, मिस्टर ब्रिटल्स ने कहा, जो डर के मारे जर्द हो रहे थे। दोनों खौफ ज़्यादा थे, वापस घर चले गए। बेचारा ओलिवर खाई में पड़ा रहा। तेज आंधी चल रही थी लेकिन ओलिवर को कुछ होश नहीं था। फिर तेज बारिश शुरू हो गई लेकिन ओलिवर को कुछ एहसास न हुआ। आखिरकार उसको होश आ गया। उसने अपनी आंखें खोली और हरकत की जिससे उसको बहुत दर्द महसूस हुआ, क्योंकि उसका दायां हाथ भारी हो रहा था और उठाया नहीं जा रहा था। उसकी आस्तीन खून में भीग रही थी। बेचारा बहुत कोशिश के बाद बैठने में कामयाब हुआ, फिर खड़ा हुआ, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो नहीं उठा तो पड़े पड़े मर जाएगा। उसने चलने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से सड़क पर आया। उसे एक बड़ा मकान दिखाई दिया। यह मकान वही था जिसमें बिल शेक और टोबी क्रैकेट ने डाका डालने की कोशिश की थी। वो बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने दरवाजे पर आकर आहिस्ता से दस्तक दी। नौकर बावर्ची खाने में चाय पी रहे थे। मिस्टर ग्लिस बावर्चन और काम करने वाली औरत को चोरी की कहानी सुना रहे थे। वो सब सहमे हुए खौफनाक कहानी सुन रहे थे। मिस्टर ग्लिस ने कहा, अब क्या है कि यहाँ जो है वो जो अलमिया जिसका सामना ओलिवर ट्विस्ट करता है कि उसको गोली लग जाती है और फिर वो जो मुलाजिम है बड़े मकान के वो टोबी क्रैकेट के पीछे भागते हैं, बिल शेक के पीछे भागते हैं, लेकिन रास्ते में वो वापसी का सोच लेते हैं। अब क्या है कि वो खाई से उठता है ओलिवर के गोली लगी हुई है और वो उसी मकान के सामने चला जाता है। तकरीबन 2:30 बजे जब मेरी आंख खुली तो मैंने एक आवाज सुनी। मैंने अपने दिल में कहा, ग्लिस ये सिर्फ वहम है, और मैं दोबारा बिस्तर पर लेट गया। अभी मैं पूरी तरह सोया भी नहीं था कि फिर मैंने एक आवाज सुनी। ओहो, ताज्जुब से बावर्चन और काम करने वाली औरत ने एक साथ कहा और फिर उन्होंने अपनी कुर्सियां और करीब कर ली। मिस्टर ग्लिस ने आगे कहा, मैंने अपने दिल में सोचा कि कोई चोरी की कोशिश कर रहा है। हम सब अपने बिस्तर में कत्ल कर दिए जाएंगे। वो गरीब ब्रिटल्स का गला। हर शख्स ब्रिटल्स के चेहरे की तरफ देखने लगा जिसके चेहरे से खौफ जाहिर हो रहा था। मैंने अपनी पिस्तौल उठाई और ब्रिटल्स के कमरे की तरफ गया। ब्रिटल, जाग जाओ, हम मुर्दा
आदमी है, लेकिन डरो नहीं। क्या वो डर रहा था? बावर्ची ने पूछा। नहीं, वो बहुत बहादुर है, जैसे कि मैं बहादुर हूं। अगर मैं वहां होती तो मर जाती, काम करने वाली ने कहा। तुम एक औरत हो, मिस्टर ब्रिटल्स ने कहा। अच्छा, मिस्टर ग्लिस ने आगे कहा। हम मर्द किसी बात से नहीं डरते। हम जीना उतर कर गए, जैसे कि फिर वो दोनों औरतों को बताने लगे कि वो जीने से किस तरह उतरे। उसी वक्त ओलिवर के दरवाजा खटखटाने की आवाज आहिस्ता से आई। अचानक हर शख्स सर्द पड़ गया। मिस्टर क्रैकेट ने लरजती हुई आवाज में हुक्म दिया, ये आवाज कैसी है? दरवाजा खोलो, कोई है? किसी ने भी जुम्बिश नहीं की। अजीब बात है, उस वक्त कोई खटखटा रहा है। ब्रिटल्स, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। मिस्टर ब्रिटल्स ने आहिस्ता से बढ़कर दरवाजा खोल दिया। दोनों औरतें भी उनके पीछे गईं। फिर उन्होंने तेज आवाज में बोलना शुरू कर दिया ताकि पता लग जाए कि वो तादाद में ज्यादा है। अब ये वो नफ्सियात है। फिर उन्होंने कुत्तों के चुटकी ली ताकि वो भौंकने लगे। ब्रिटल्स ने जब दरवाजा खोला तो देखा एक छोटा लड़का बेहोश पड़ा है। मिस्टर ग्लिस ओलिवर को उठाकर अंदर ले आए। फिर बड़ी जोशीली आवाज से चिल्लाकर जीने के ऊपर मुंह करके कहा, मालिकन, यहाँ एक चोर है जो जख्मी है। मालिकन ने इसे गोली मारी है। एक जवान लड़की जीने के ऊपर खड़ी हुई। अब क्या है कि वो ओलिवर को लेकर आ जाते हैं और ओलिवर जो है वो आगे उनके साथ अंदर आ जाता है और वो उसे एक चोर के तौर पर जो है वो ट्रीट करते हैं। शश शश, तुम आंटी को डरा रहे हो क्या? आदमी बुरी तरह जख्मी है। मिस, ये लेटा हुआ है, क्या आप इसको देखना पसंद करेंगी? 1 मिनट इंतजार करो, मैं आंटी को बता दूं। वो मालिकन को बताते हैं। ये कहते हुए नौजवान लड़की चल गई और जल्दी वापस आ गई। ग्लिस, इसको ऊपर उठा लाओ और अपने बिस्तर पर लटा दो। ब्रिटल्स, तुम डॉक्टर को बुला कर लाओ। क्या आप इसको एक नजर देखना पसंद करेंगे? ब्रिटल्स ने दोबारा पूछा। अभी नहीं। ग्लिस उसके साथ हमदर्दी से पेश आया। यह कहकर वो चली गई। ग्लिस ओलिवर को बड़ी होशियारी से उठाकर ऊपर ले गया और आहिस्ता से अपने बिस्तर पर लटा दिया। अब यहाँ नॉवेल में हमें पता चलता है कि नॉवेल में जहां नोटोरियस किरदार हैं, बुरे किरदार हैं, बुरे औसाफ के हामिल किरदार हैं, तो नॉवेल के अंदर नेकी के अलंबरदार, खैर के अलंबरदार, इंसान से हमदर्दी करने वाले इंसान भी मौजूद हैं। यानी एक लड़का है जिसके गोली लगी हुई है, उसके लिए वो न सिर्फ उसको उठाकर अंदर लेकर आते हैं बल्कि उसके लिए वो डॉक्टर को भी बुलाकर लाते हैं ताकि उसकी जान बच जाए। ये खैर का पहलू है जिसको दिखाया गया है ओलिवर ट्विस्ट में। एक मंजर खत्म हो जाता है तो दूसरा मंजर शुरू हो जाता है, यानी एक मंजर के बाद दूसरा मंजर, एक वाकया के बाद दूसरा वाकया। यही वजह है कि जब हम चार्ल्स डिकेंस के आर्ट को देखते हैं तो वो वाकईयत निगारी से काम लेते हैं, यानी वो वाकयात के जरिए अपनी कहानी को डेवलप करते हैं। यहां भी उन्होंने एक वाकया के बाद दूसरा वाकया, दूसरा वाकया के बाद तीसरा वाकया, वाकयात के जरिए चार्ल्स डिकेंस ने वाकईयत निगारी की है और इंसानों के आमाल अफ़आल और उनके मामलात को अपने नॉवेल में एक्सप्रेस किया है। अब जब ओलिवर ट्विस्ट को घर की मालिकन उसके मुलाजिम अंदर ले आते हैं, घर की मालिकन कहती है डॉक्टर को लेकर आओ। एक तरह से वो एक रहमदिल किरदार है जो इंसान से हमदर्दी करने वाला किरदार है, यानी जिस तरह हमें बुरे रवैयों के हामिल किरदार नॉवेल में देखने को मिलते हैं और मुआशरती रवैयों की अक्कासी करते हुए वो किरदार हमारे सामने आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमारे सामने वो किरदार भी आते हैं जो अच्छे रवैयों के हामिल किरदार हैं। अब आगे चलकर हमारी मॉन्क्स से मुलाकात होती है। मॉन्क्स फैगन के कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है और इस तरह नॉवेल में एक नया मोड़ आता है और नई सूरत हाल से क़ारीन का सामना होता है।